नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं ये देश है हमारा का स्पेशल एडिशन। आज का शो बेहद खास है और मुद्दा भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह मुद्दा हमारे सुनहरे इतिहास से जुड़ा है। आज का मुद्दा हमारे देश के उन योद्धाओं से जुड़ा है जिनके साथ घोर अन्याय हुआ। आज का मुद्दा उन लोगों से भी जुड़ा है जिन्होंने लूट के इरादे से भारत की सरजमी पर कदम रखा, लेकिन आज तक उनका महिमा मंडन किसी मसीहा की तरह इस देश में होता है। छोटे छोटे बच्चों को इतिहास की किताबों में मुगलों को हीरो की तरह पढ़ाया जाता है, जबकि हमारे अपने हीरो एक या दो पन्नों में सिमट जाते हैं। बॉलीवुड में भी गलत इतिहास वाली फिल्मों की भरमार है। सावरकर जैसे सच्चे देशभक्त जिनका लोहा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर इंदिरा गांधी तक ने माना, उन पर देशद्रोही और कायर होने का ठप्पा लगा दिया जाता है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने इसे गहरी साजिश करार दिया। मोहन भागवत ने कहा कि यह एक सुनियोजित तरीके से भारत के इतिहास और परंपराओं को नुकसान पहुंचाने की बड़ी कोशिश है और हिंदुओं को बांटने की साजिश हो रही है। लेकिन क्यों, सवाल यह खड़ा होता है, क्या वोट बैंक के लिए देश की संस्कृति के साथ खिलवाड़ जायज है? आज ये देश है हमारा में इस मुद्दे पर होगी सार्थक चर्चा। हमारे हीरो कौन हैं? देश पर हमला करने वाले बाबर, अकबर या वो जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दी? आखिर क्यों हमारे बच्चों के दिमाग में अकबर की द ग्रेट वाली छवि बनाई गई? वो सम्मान महाराणा प्रताप या छत्रपति शिवाजी महाराज को क्यों नहीं दिया गया? हमारे इतिहास को तोड़ा गया, मरोड़ा गया, ट्विस्ट किया गया और हम बड़ी आसानी से एकदम गुड बॉय बन के क्लास में बैठे रहे और सुनते रहे कि हाँ, जो बताया जा रहा है वही ठीक है। हम कभी इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं गया कि ये निजी फायदे के लिए हो रहा है, ये एजेंडा के तहत हो रहा है। वीर सावरकर पर राजनाथ सिंह के बयान ने ये बहस फिर से खड़ी कर दी कि क्या सियासी फायदों के लिए देशभक्तों को विलेन बना दिया गया? विक्रम, ऐसा क्या हुआ कि इंदिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी वीर सावरकर का लोहा मानती थी, लेकिन उस दशक के बाद हमने ऐसी स्थिति नहीं देखी। भारतीय राजनीति में वीर सावरकर को अनटचेबल कर दिया गया। ऐसा क्यों हुआ? इंदिरा गांधी ने, जैसे आपने सही कहा, 1966 में जब इनकी मौत हुई तो उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की थी इनकी, और इनके ऑनर में एक डाक का टिकट भी जारी किया था, उन पे एक फिल्म बनी थी, उनके स्मारक के लिए निधि दी गई थी। तो आज के कांग्रेस के नेता हमें बताएं कि क्या उनकी जो शीर्षस्थ नेता थी इंदिरा गांधी जी, वो खुद एक ब्रिटिश के पिट्ठू हों, जो कायर हों, जो गांधी हत्यारे हों, ऐसे एक आदमी की प्रशंसा में ऐसी बातें कर रही थी? और अगर कर रही थी तो क्यों कर रही थी? संघ प्रमुख मोहन भागवत का दावा है कि देश की विरासत, धर्म और परंपरा के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं, जिसे रोका ना गया तो परिणाम बुरे होंगे। जो जो भारत का है उसकी निंदा करना, जो जो भारत की है उसकी निंदा करना, भारत के धर्म की, भारत की परंपरा की, इतिहास की, वर्तमान की व्यवस्थाओं की, सबकी निंदा करना, ऐसा स्थूल और सूक्ष्म एक सांस्कृतिक आक्रमण भी लगातार चल रहा है, इस भय से कि अगर ये सारी बातें भारत में ठीक हो गई तो हम नहीं चल पाएंगे। तथ्य हैं, तर्क हैं, फिर भी देश के सपूतों को लेफ्ट और राइट वाली विचारधारा में उलझा दिया जाता है। आंखों में धूल झोंकने के आदी हैं लोग, और ये समझते हैं कि इस तरह से कवर अप करेंगे, इस तरह से आदि सच और पूरा झूठ बोलेंगे तो देश एक्सेप्ट करना शुरू कर देगा। कितने एग्जाम्पल्स हम देंगे जिससे ये बात साबित हो जाती है कि ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं, और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। क्या राजनीति के लिए देश के असली इतिहास से छेड़छाड़ जायज है? फर्जी और गढ़े हुए नायकों से आखिर देश का कैसे भला होगा? ये देश है हमारा में आज इसी मुद्दे पर होगी सबसे सार्थक चर्चा।
मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान। और अब वक्त है इस पर चर्चा करने का। मेरे साथ आज कौन कौन मेहमान हैं मैं आपको मिलवा देता हूं। मेरे साथ एक एक्सपर्ट्स का पैनल भी है। मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सांसद और मुखर प्रवक्ता डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी। मेरे साथ आज की चर्चा में जुड़ रहे हैं उदय माहुरकर, जाने माने लेखक, जिन्होंने हाल ही में वीर सावरकर पर एक किताब लिखी है जिसके बारे में काफी सारे सवाल खड़े करे जा रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्णम है जो कि नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, उनका अभिनंदन है। प्रियंका गांधी के एडवाइजर भी हैं। मेरे साथ तस्लीम रहमानी है, नेता एसडीपीआई के, अपने बयानों से विवादों में भी रहते हैं, सवालों में भी रहते हैं। आप तमाम लोगों का अभिनंदन है। मैं इस चर्चा की शुरुआत करता हूं। आचार्य प्रमोद कृष्णम, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। भारत का सुनहरा इतिहास, भारत की संस्कृति न औरंगजेब से है, न अलाउद्दीन खिलजी से है, न अहमद शाह अब्दाली से है और ना ही बाबर या अकबर से है। भारत की संस्कृति दारा शिकोह से हो सकती है, प्रभुराम से हो सकती है, राणा रतन सिंह से हो सकती है, शिवाजी से हो सकती है, वीर सावरकर से हो सकती है, महाराणा प्रताप से हो सकती है। लेकिन ऐसा क्यों? इतिहास के पन्नों में हम जब भी जाते हैं तो अकबर दी ग्रेट लिखा जाता है, लेकिन महाराणा प्रताप के बारे में पन्ना सिर्फ आधे में ही सिमट जाता है। आप ये कहना चाहते हैं कि अकबर महान नहीं हो सकता है, खिलजी से इसकी पहचान नहीं हो सकती। ये कहा किसने कि भारतीय संस्कृति और भारत की पहचान अकबर से है? ये आपको बताया किसने कि भारत की पहचान खिलजी से है? ये आपको बताया किसने कि भारत की पहचान बाबर हो सकता है, भारत की पहचान औरंगजेब हो सकता है, भारत की पहचान वो कोई भी व्यक्ति नहीं हो सकता है जिसने भारत पर आक्रमण किया हो? भारत का जो इतिहास है वो अच्छा है या बुरा? क्योंकि इतिहास भारत का हो या यूरोप का हो, इतिहास परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। इतिहास को पढ़ा जाता है, इतिहास पर पढ़ करके, अध्ययन करके उसकी समीक्षा की जा सकती है, उसका विश्लेषण किया जा सकता है, उससे सीख ली जा सकती है ताकि राष्ट्र के निर्माण में और महत्वपूर्ण योगदान दिया जा सके। मगर ये सवाल मैंने आपसे इसलिए पूछा, मैं इसका एक बैकग्राउंड बता देता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा शासन इस देश के अंदर कांग्रेस पार्टी का रहा। आरोप ये लगता है कि कांग्रेस पार्टी ने खास तौर पर लेफ्ट को इतिहास का काम सौंप दिया और इसी वजह से भारत का इतिहास जो है उसको दबाया गया। और तो और आपकी पार्टी तो सावरकर को भी वीर नहीं मानती, जो इंदिरा गांधी मानती थी, जो महात्मा गांधी मानते थे। लेकिन आज के युग के राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वैसा नहीं मानते। तो सवाल खड़े होंगे। मैं इस विषय पर आऊंगा, अगर आप 30 सेकंड में जवाब देना चाहें तो दे दें। मैं देना चाहूंगा जी, क्योंकि यहाँ सुधांशु जी उपस्थित हैं। मैं एक बात साफ तौर से कहना चाहता हूँ, आपका जो इशारा है, आपका जो हमला है वो ये है कि कांग्रेस पार्टी ने आज की कांग्रेस पार्टी भारतीय इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, तोड़ने मरोड़ने की कोशिश हुई। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हुए। जब इतिहास लिखा जा रहा था उस समय गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, महावीर त्यागी थे, इतने मूर्धन्य नेता थे उस समय, और इवन श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी थे। तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या इन सबकी सहमति इसमें थी कि भारत के इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाए? क्या ये हम संदेह कर सकते हैं कि सरदार पटेल जिस देश की कैबिनेट में गृह मंत्री हो, सारा इतिहास 1947 से 1955 लिख दिया गया था। अच्छा ठीक है, आप कहना चाहते हैं उसके बाद लिखा गया। भाई मुझे आप एक कांग्रेस का नेता बताओ जिसने ये कहा हो कि भारत की पहचान बाबर से है, भारत की पहचान औरंगजेब से है, भारत की पहचान तैमूर लंग से है। एक तो बताओ। लेकिन कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करना ये मुझे लगता है अभी न्याय संगत नहीं है। जी, लेकिन अफसोस की बात है कि चुन चुन के सड़कें भी इन्हीं के नामों पे रखी गई और आज तक भी काफी बदली नहीं है। जी, उदय जी, आपने एक किताब लिखी, उससे भी बड़ा बवाल खड़ा हो गया। वहां पे राजनाथ सिंह आए, मोहन भागवत आए और कई सारे सवाल खड़े हो गए। क्या भारत के सुनहरे इतिहास को दबाया गया है, छुपाया गया है? बिल्कुल। इसके दो भाग हैं। पहला भाग वो 1969 तक का है, जिसके अंदर की जो मुस्लिम आक्रमणकारों ने जो अत्याचार किए थे उसको दबाने का प्रयत्न किया गया जी। और उसके बाद के अंदर जो नूरुल हसन का युग आया 1969 के बाद में, उसके बाद तो बिल्कुल एक तरीके से वाइट वॉश करने का प्रयत्न किया गया और हमारे जो हीरो थे, ओरिजिनल हीरो थे, उनको दबाने का प्रयत्न किया गया। वो सावरकर को जो बदनाम करने का प्रयास है उसके ही भाग रूप है। तो मैं आचार्य से बिल्कुल सहमत नहीं होता हूँ। कांग्रेस को इसकी जवाबदारी लेनी पड़ेगी और वो भी दो भाग के अंदर। पहला भाग था, आप देखिए कि पहले भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे अबुल कलाम आज़ाद।
उनको भी इसके लिए एक तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उसके बाद में भी कम से कम 3 अलग अलग एजुकेशन मिनिस्टर आए, उनके टाइम पे भी ये दौर चालू रहा, लेकिन वो जो डोज था वो कम था। उस टाइम पे मुस्लिम आक्रमणकारों का जो रोल था उस पर पर्दा डाला जाता था। पर बाद में जो नया दौर शुरू हुआ नूरुल हुसैन के आने के बाद में 1969 के अंदर, उसके अंदर तो ये हो गया कि हमारे जो हीरो हैं उनको ही दबाने का प्रयत्न किया गया। तो ये इनफैक्ट ये देश के सामने आना चाहिए और इस पर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए। जी, मैं मेरा प्रश्न ये है कि हमारे देश के मुसलमानों की डिमांड पे पाकिस्तान दिया गया, ठीक है, उनको एक अलग देश मिल गया, क्यों नहीं गए, कैसे नहीं गए, वो एक अलग विषय है। उनके बाद में उनका एजेंडा यहाँ जरूर है आज़ाद भारत के अंदर, ये कहाँ तक जायज़ है और यहाँ की मेजोरिटी पॉपुलेशन उसको क्वेश्चन क्यों ना करे। पॉइंट है आपकी बात के अंदर। तस्लीम रहमानी, मैं आपके पास आता हूं। क्या आपको लगता है कि इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है? मैं बहुत सरल शब्दों में बोलूं, इतिहास की बखिया उधेड़ी गई है, जिसमें महाराणा प्रताप का जिक्र तो कम है, वीर सावरकर के ऊपर आप भी सवाल खड़ा कर देते हैं मेरी डिबेट्स के अंदर, और सुधांशु त्रिवेदी हो या बाकी लोगों, उनको डिफेंड करना पड़ता है वीर सावरकर के अंदर। यह दुर्भाग्य है इस देश का कि वीर सावरकर को आजादी के इतने साल बाद भी डिफेंड करना पड़ रहा है, जो व्यक्ति काला पानी की सजा काट रहा था। ऐसे अंग्रेजों ने उसको काला पानी भेज दिया था। देखिए, भारत की पहचान भारत के कल्चर से है, भारत के लोगों से है, हिंदुओं मुसलमानों से, औरंगजेब से या राणा प्रताप से अकेले नहीं है। पूरा एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर से भारत की पहचान सारी दुनिया में आज भी है। आप चाहे जितना इसे नामों से पुकारे, नामों से नहीं है, लोगों से है, तहजीब से है, सकाफत से है, भारत की जो पहचान बनी है। जहाँ तक सावरकर जी का ताल्लुक कर रहे, यही आरएसएस, यही हिंदू महासभा कभी बंद तो नहीं हुए इस देश में, ये हमेशा से मौजूद है और आज भी मौजूद है। 70 साल 80 साल आज़ादी के बाद आखिर क्यों याद आ रहे हैं सावरकर? जब देश एक दौराहे पे खड़ा है, जब इकोनॉमिक प्रॉब्लम देश के साथ में है, जब कल्चरल प्रॉब्लम, जब टेंशन हैं, जब किसान सड़कों पे बैठे हैं, जब बेरोजगारी बढ़ रही है, जब महंगाई आसमान पे चढ़ी, तब हम सावरकर पर डिबेट कर रहे हैं। इस देश में क्या जरूरत पड़ी आखिर? देश को अपने मुद्दे आज हम 2021 सावरकर अपने नहीं है, सावरकर अपने नहीं है, इसमें क्यों जीना नहीं चाहते हम? 1947 और हिस्ट्री 2 मरतबा लिखी गई है। हमारे बहुत ही सम्मानित हिस्टोरियन है आप, एक आज़ादी के बाद की आपने कोट की, चाहे वो अबुल कलाम आज़ाद साहब को भी आप कटहरे में खड़ा कर रहे हैं, नूरुल हसन साहब को भी कर दीजिए, मुझे इशू नहीं है, मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है इन हजरात से। लेकिन आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों ने भी एक तारीख लिखी है, वो तारीख भी गजट्स में मौजूद है, आपने भी वो पढ़ी होगी। उसमें भी सावरकर का जो रोल है या सावरकर वादियों का सारा, आज अभिनव भारत सावरकर का बनाया हुआ अभिनव भारत है, कैसे महिमा मंडित कर सकते हैं हम उस ऑर्गेनाइजेशन को जो बॉम्ब ब्लास्ट में आज इन्वॉल्व है, जिसमें आर्मी का एक आदमी इन्वॉल्व हुआ है, आर्मी से आरडीएक्स चुरा के बॉम्ब ब्लास्ट कर रहा है, उसी अभिनव भारत का सावरकर ने बनाई थी। क्यों आखिर सावरकर ने, अगर मैं ये मान लूं थोड़ी देर के लिए आपके लिए औरंगजेब महान है, सावरकर पर सवाल है। मैंने किसी की महानता की बात नहीं की, औरंगजेब को महान बताया गया है, आदमी की बात कर रहा हूं, बाबर को महान बताया गया। जिस आदमी ने 9 मरतबा दया याचिका की, 9 मरतबा दया याचिका की, मैं रीजन पूछना चाहता हूं, 60 रुपए महीना की तनख्वाह अंग्रेजों से लेने का कारण क्या था, ये बताया जाए। अलाउंस था, मेंटेनेंस अलाउंस था, तनख्वाह नहीं थी। मैं मान लेता हूं, अलाउंस उनको अपना घर का मेंटेनेंस करना पड़ता था, जो अंग्रेज दे रहे थे, उनका रेंट, घर का रेंट, खाना पीना सब उसमें आता था, भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे, सभी को मिलता था। अंग्रेज भारतवासियों को फांसियां दे रहे थे और उनको अलाउंस दे रहे थे। जी, मैं आपको मौका दूंगा आगे भी। सुधांशु त्रिवेदी, देखिए, वैसे तो मैं एक दो तथ्य रखना चाहता हूं। जैसे तस्लीम रहमानी साहब ने कहा अंग्रेज किसको क्या दे रहे थे, हमने बचपन में पढ़ा कि मोहम्मद अली जिन्ना बहुत बड़े वकील थे और उस ज़माने में शायद उनकी आमदनी 4000 रुपये पर डे से ज़्यादा थी, जो आज भी बहुत बड़ी चीज़ है। और मोतीलाल नेहरू उससे भी बड़े वकील थे। मैं पूछना चाहता हूं, ये उस ज़माने में हजारों रुपए पर डे की आमदनी के लिए पेमेंट कौन करता था? किसी हिंदुस्तानी का मुकदमा लड़ रहे थे क्या? भारत तो बहुत गरीब था, हम तो अकाल और भूखमरी से झेल रहे थे। पेमेंट कौन कर रहा था? अंग्रेजों के मुकदमे लड़ रहे थे ना, इसीलिए तो। और मैं यह भी बताना चाहता हूं, जिसमें अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, काकोरी कांड, जो लखनऊ के पास ब्रिटिश सरकार का खजाना क्रांतिकारियों ने लूट लिया था, ब्रिटिश सरकार का वकील कौन था? JN मुल्ला, जगत नारायण मुल्ला, कांग्रेस के नेता खड़े थे ब्रिटिश सरकार की तरफ से कि इनको फीस कौन दे रहा था उनको?
सरकारी वकील थे ना, तो सरकार से ही तो फीस ले रहे होंगे। अब मैं एक दो फैक्चुअल बात कहता हूं, वो तो विषय अभी सावरकर जी का माहौरकर जी बताएंगे। मैं एक बात कोट करता हूं, बहुत बड़े एक साहित्यकार हुए हैं वीएस नायपॉल, जिनको 2003 में नोबेल पुरस्कार मिला है अपनी किताब एमंग द बिलीवर्स के लिए। उन्होंने बहुत पहले एक किताब लिखी, इंडिया द वुंडेड सिविलाइजेशन। उन्होंने कहा भारत दुनिया का एक विचित्र देश है, एकमात्र देश है जहां राष्ट्रवाद को बढ़ाने वाला नहीं, राष्ट्रवाद को कमजोर करने वाला इतिहास पढ़ाया जाता है। नंबर 2, उन्होंने कहा ये एकमात्र देश है जो अपने लिखे इतिहास को ऑथेंटिक नहीं मानता, दूसरों के लिखे इतिहास को ऑथेंटिक मानता। उन्होंने कहा ब्रिटेन में जाइए, कोई ब्रिटिश, फ्रेंच या जर्मन के लिखे इतिहास को नहीं मानता, कोई जर्मन, इटालियन या स्पेनिश के लिखे इतिहास को नहीं मानता। कहा उससे भी बड़ा आश्चर्य यह है कि ये विदेशियों के लिखे इतिहास को ही प्रामाणिक नहीं मानता है, जिन्होंने इस पे हुकूमत की, जो इसके दुश्मन थे, उन दुश्मनों के लिखे हुए इतिहास को प्रामाणिक मानता है। कहता इससे बड़ा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं हो सकता। अब मैं बताता हूं उसमें हुआ क्या, एक और उदाहरण बता रहा हूं। सारे क्या दर्शकों से एक सवाल ये है, क्या सिलेक्टिवली हाँ, मैं सिलेक्टिवली बता रहा हूं। हीरो को दबाया गया? हाँ, मैं उसके 2 उदाहरण फैक्ट बता रहा हूं। मैं दर्शकों से कह रहा हूं, जाइए चेक करिए। एक केजीबी के जासूस था जिसका नाम था यूरी बेजनेव, जो भारत में पत्रकार बनकर 70 के दशक में रहता था। उसके संस्मरण पढ़िए। उसने लिखा, हमें एजेंडा दिया गया था कि भारत की संस्कृति को कैसे तबाह करना है और उसके लिए हम क्या क्या कर रहे थे। जो बात इन्होंने कहा कि नूरुल हसन साहब बने तो उसके बाद क्या हुआ वो छोड़िए। अब मैं एक उदाहरण बताता हूं। महमूद गजनी ने सोमनाथ का मंदिर तोड़ा। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में पेज नंबर 235 पे यह लिखा कि वो तो एक योद्धा था, उसका धर्म से कोई लेना देना नहीं था, उसने जो लूटपाट की है वो अपने किंगडम को इनरिच करने के लिए की है। जबकि हकीकत यह है कि खुद महमूद गजनवी के साथ आए हुए उसके राइटर उतबी उसने अपनी किताब तारिकुल यामनी में लिखा है कि जब उसने मंदिर पे कब्जा कर लिया और उसके पास राजा और पुजारी पहुंचे कि ये शिवलिंग मत तोड़िए, इसके लिए हम 1 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं देने को तैयार हैं, और उसके सलाहकार गए तो जानते क्या जवाब दिया महमूद गजनी ने, कि मैं तोड़ूंगा जरूर इसलिए कि कयामत के दिन मैं बुत फरोश के रूप में जाना जाऊं, बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, बुत फरोश के रूप में। ये बात कहीं नहीं पढ़ाई जाती। यानी ट्रेवल, यानी मैं एक बुत फरोश का मतलब हुआ कि जो मूर्तियों के साथ बिजनेस कर रहा हो उसके लिए नहीं, मूर्ति को तोड़ने वाला। फिल्में हम लोग देखते हैं, युवा पीढ़ी को प्यार मोहब्बत की बातों में बड़ा आनंद आता है। एक लाइन और कह दूं तो प्यार मोहब्बत की बात हो तो क्या नाम याद आते हैं? शाहजहां, नूरजहां, जोधा अकबर, सलीम अनारकली, शीरी फरहाद, लैला मजनू, यही पढ़ाया गया ना। जबकि एक मुगल बादशाह बताइए जिसकी 1 दर्जन से कम ऑफिशियल बीबियां रही हों, और एक भी बादशाह बताइए इसके 250 कैसा प्यार था तो 10-10 के साथ हो जाता था। एक स्त्री के प्रति समर्पित निष्ठावान प्रेम का प्रतीक 3 पीढ़ियों से हमारे दिमाग में ऐसे भर दिया गया कि बच्चे से पूछिए तो उसे यही याद आता है। इसे कहते हैं एजेंडा, और एजेंडा सिर्फ एक तरफ नहीं था। इंडिया गेट के सर्किल पे घूम जाइए, बाबर रोड, हुमायूं रोड, अकबर, वो सब तो अलग है। आपको मानसिंह रोड भी मिल जाएगी मगर राणा प्रताप रोड नहीं मिलेगी। जब आरएसएस कहती है कि भारत से जुड़ी चीजों की निंदा की जाती है, विजयदशमी की स्पीच में दोबारा मोहन भागवत ने इस बात को बोला, और तो और भारत के हीरो से प्यार नहीं किया जाता। आपके सामने हम अपने हीरो को किस तरह आंकते हैं? देखिए अमीश देवगन जी, पहली बात तो यह है कि मोहन जी भागवत ने जो कहा है वो मुझे लगता है कि इस सरकार के क्रियाकलापों से खिन्न है, क्योंकि मोहन जी भागवत को तो ये मालूम है कि सरकार किसकी चल रही है, वो किसे कहना चाहते हैं। अगर देश के अंदर ऐसा वातावरण पैदा किया जा रहा है कि जो हिंदू संस्कृति से खिलवाड़ हो रहा है, तो अब तो कांग्रेस की हुकूमत है नहीं। सुधांशु जी को जवाब देना चाहिए कि मोहन जी भागवत ने क्यों कहा। दूसरी बात, अभी सुधांशु जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि एक विदेशी लेखक ने यह लिखा कि साहब भारत में ऐसे लोग हैं जो अपने इतिहास को दूसरों के लिखे हुए इतिहास से मानते हैं। तो भाई ये तो आप ही कंट्राडिक्टिव स्टेटमेंट दे रहे हैं। आप खुद विदेशी का एक बयान कोट कर रहे हैं कि उसने कहा, हम क्यों माने उसका। तीसरा सवाल, आप ये कहना चाहते हैं, मैं वीर सावरकर, देखिए भारत की आज़ादी में जिसने एक भी डंडा खाया, एक दिन जेल गया, मैं उसको भी नमन करता हूँ। दूसरी बात, भाजपा, कांग्रेस, समाजवादी, फलाना, लेफ्ट, राइट, ये सब चीज़ें अलग हैं, लेकिन भारत की आज़ादी में अगर किसी को जेल भेजा गया और उस पर यातनाएं दी गई उसको, तो मैं उसको प्रणाम करता हूं, उसके बलिदान को नमन करता हूं। मैं सावरकर के ऊपर जो यातनाएं हुई, वीर सावरकर को जो जेल भेजा गया, मैं वीर सावरकर को स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मानता हूं, मैं उनके योगदान को प्रणाम करता हूं। लेट मी फिनिश। आपके पूर्व अध्यक्ष अमीश देवगन, लेकिन प्रश्न ये पैदा होता है कि हमारा जो जनमानस है
वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद करता है, ये अपेक्षा करता है कि वो दया की भीख नहीं मांगेंगे, वो माफी नहीं मांगेंगे। क्रांतिकारी वो होता है कि जो अपनी शहादत पेश करता है। एक सेकंड पूरा करने दीजिएगा। तो मैं पूरा अभी उदय जी पूरा करने दीजिएगा। मैंने किसी के बीच में मैंने नहीं बोला। अब मुझे देखिए, इतिहास को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। मैं कह रहा हूं कि वीर सावरकर जी एक क्रांतिकारी थे, लेकिन जब ये सच है तो ये भी सच है कि उन्होंने अपनी दया याचिका दाखिल की थी। तो हम एक सच को तो स्वीकार कर रहे हैं और एक सच को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ये हमारी संकीर्णता है। हमें विराट होना चाहिए। हमें विराट होना चाहिए। विराटता का रूप क्या है? सावरकर जी की याचिकाओं का जो पूरा जो एक उस पर एक भ्रम फैलाया जा रहा है, बिल्कुल गलत है। सावरकर जी शिवाजी नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी चाणक्य नीति के फॉलोवर थे, सावरकर जी कृष्णा नीति के फॉलोवर थे, और उनको गांधी के मूल्यों से तोलना उनके साथ सरासर उनके साथ एक अन्याय है। सावरकर जी ने अपने खुद की किताबों में इसका उल्लेख किया है, माय ट्रांसपोर्टेशन फॉर लाइफ, अंधकार, अंडमान के अंधेरे से, ये दो सी किताब उनकी हैं। और दोनों किताबों में उन्होंने अपनी याचिकाओं का उल्लेख किया और उन्होंने कहा है कि मैं वहाँ पे कैदियों को समझाता था कि यहाँ सड़कें क्या करोगे, हमें बाहर निकल के, कोई भी युक्ति से बाहर निकल के हमें हमारी जो स्ट्रगल है उसको फिर से स्टार्ट करना है। हमारा उद्देश्य है ब्रिटिश सरकार को यहाँ से उखाड़ के फेंक देना। और दूसरे उसके साथ कॉर्पोरेटिव एविडेंस भी बहुत है। रेजिनल्ड क्रेडॉक नाम के एक ब्रिटिश अधिकारी थे, उनका लेटर है, उसमें कहते हैं वो कि 1914 का लेटर है कि भाई सरकार सोच रही है कि यहाँ के जो कैदी हैं उनको बाहर समुद्र किनारे टहलने की उनको अनुमति दी जाए, लेकिन साथ में कैविएट डालते हैं कि सावरकर को अनुमति मत देना। सावरकर के क्रांतिकारी दोस्त पूरी दुनिया में फैले हुए हैं, पूरे यूरोप में हैं, वो जहाज लेके आएंगे और उसको उठा के ले जाएंगे। आप समझे? तो ऐसे कई प्रमाण है उसके अंदर कि सावरकर की याचिकाएं, उनको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा हमें। एक देखिए, शिवाजी ने अपने जीवन काल के अंदर औरंगजेब को, शिवाजी का जब देहांत हुआ उस टाइम पे उनकी राज्य की लंबाई कितनी थी मालूम है आपको? उनकी राज्य की लंबाई थी 1600 किलोमीटर। घूर, जहां से मोहम्मद गोरी आया था, उसका और दिल्ली का जो अंतर है, घूर का और दिल्ली का, उससे ज्यादा। काबुल का और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। गजनी और दिल्ली का अंतर है, उससे ज्यादा। तो ऐसे शिवाजी ने कम से कम 5 अपॉलॉजी लेटर औरंगजेब को लिखे थे। हर एक के पीछे एक युक्ति थी, एक स्ट्रेटेजी थी। ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप बता रहे हैं। उनका जो उद्देश्य था वो था हिंदवी स्वराज्य। अमीश जी, इसका मतलब ये पूरा जो है, जी, ये पूरा षड्यंत्र है। मैं मानता हूं कि सावरकर को बदनाम करने का प्रयास, ये दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्स्पिरेसी अभी तक की। अमीश देवगन, अच्छा, आचार्य जी, सावरकर को इसलिए बदनाम किया गया खासतौर पर 2000 के बाद क्योंकि अल्पसंख्यक वोटों की भूख बड़ी कांग्रेस पार्टी। नहीं, गलत, बिल्कुल यही कारण लगता है। एब्सोल्युटली रॉन्ग। जो कांग्रेस गांधी की क़यादत में आगे बढ़ी, जो कांग्रेस भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद और तमा पंडित नेहरू, इन सब ने अपने बलिदान, कुर्बानियां दी। अशफाकुल्लाह खां, अभी सुधांशु जी कह रहे थे, मैं एक बात कहना चाहता हूं। आप जब सावरकर जी को, मैं कह रहा हूं ना कि सावरकर जी का जो योगदान था देश की आजादी में, उसे हम स्वीकार करते हैं। वो क्रांतिकारी थे। अगर कोई सावरकर को कायर कहता, बुजदिल कहता, भगोड़ा कहता, गद्दार कहता, मैं उसके खिलाफ हूं। राहुल जी कहते हैं, मैं सहमत नहीं हूं। राहुल जी कहते हैं, लेकिन अगर सावरकर जी ने जो माफी मांगी है, हमारा जो देश का जनमानस है, भारत का नहीं पूरे विश्व का, वो क्रांतिकारियों से ये उम्मीद नहीं करता। नंबर 1। नंबर 2, आप जब कहते हैं कि जब गांधी जी ने चिट्ठी लिखी, तो आप जब सावरकर जी की बात करते हैं तो आप कहते हैं साहब दया याचिका उन्होंने इसलिए दाखिल की ताकि गांधी जी ने कहा था, और एक तरफ आप गांधी की आइडियोलॉजी को कंडेम कर रहे हैं। आप गांधी को नहीं मानते, आप गांधी के खिलाफ हैं, तो आप साफ कहिएगा, तो नरेंद्र मोदी जी से कहिएगा। नहीं, एक सेकंड, प्रधानमंत्री जी से कहिएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपने, सुधांशु जी ने एक बहुत बड़ी बात कह दी, मुगलों से और तमाम चीजों से कांग्रेस को जोड़ रहे हो। अरे महमूद गजनवी से कांग्रेस का क्या मतलब? मेरा प्रश्न है, औरंगजेब से कांग्रेस का क्या मतलब? औरंगजेब से कांग्रेस का क्या मतलब? आपने कहा, अगर आचार्य जी मानते हैं कि महान क्रांतिकारी थे सावरकर, तो राहुल गांधी जवाब क्यों उनको बदनाम कर रहे हैं? ठीक है, आपने सवाल किया, मुझे पूरा करने दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, 20 सेकंड में जवाब। सुधांशु जी का मैं जवाब देना चाहता हूं। इन्होंने कहा इतिहास को तोड़ा मरोड़ा गया। अरे भाई, अगर देश की आजादी के बाद इतिहास को तोड़ा मरोड़ा जाता तो हल्दी रंग किया मुगलों को, कहती हल्दी घाटी है, अपने प्रण को पूरा करना वीरों की परिपाटी है। ये कविताएं कैसे रची जाती? यहां तक प्रेम प्रसंग की बात करी, लैला मजनू, शीरी फराद, हीर रांझा। अरे भाई, आप ये भी तो देखिएगा, मीरा के इतिहास को किसने बदला?
प्रेम प्रसंग उनका भी है। यहां तक कि रसखान ने कृष्ण के प्रेम में पागल होकर के तमाम कविताएं लिखी। यहां तक कि राधा कृष्ण का कोई इतिहास बदलने का प्रयास, आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं सुधांशु जी? पॉइंट तो वही है कि रसखान का नाम ही नहीं है। पॉइंट तो वही है कि भगवान कृष्ण के बारे में या फिर राधा के बारे में कोई नहीं बताता। किताबों में क्यों नहीं बताता? ये किताबों किस किताब में, इतिहास की किताब में, किस इतिहास की किताब में है वहां पर लिखा हुआ? कौन जानता है? एनसीईआरटी की बुक्स में 1998 से पहले जाके चेक कर सकते हैं, आज भी उसके फैक्ट अवेलेबल है। महाराणा प्रताप वॉज ए फेनेटिक पैट्रियट, सन की देशभक्त थे। शिवाजी लूटेड सूरत। गुरु तेग बहादुर क्रिएटेड प्लंडरिंग ऑफ वेल्थ। राजा सूरजमल जाट ने, कहा जाता है, दिल्ली आगरा हाईवे को इतना असुरक्षित कर दिया था कि मजबूरी में उनके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ी। चंद्रशेखर आजाद, सूर्यसेन, भगत सिंह वर रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट। ये सब शब्दों का प्रयोग किया गया टेररिस्ट वर्ड। और जब उनके भगत सिंह के भाई के पोते यदुवेंद्र सिंह संधू ने हमारी सरकार आने के बाद इस विषय को उठाया, संसद में उठाया गया, प्रोसीडिंग ऑफ द हाउस में 2016 में है, तो जानते क्या जवाब दिया गया? अगले संस्करण में हटा देंगे टेररिस्ट वर्ड। रसखान बहुत बड़े कृष्ण भक्त कवि थे, सैयद इब्राहिम रसखान। उन्होंने लिखा, मानुस हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मजारन, और पाहन हो तो वही गिर के जो धरो कर छत्र पुरंदर धारन, और जो खग हो तो बसेरो करो कहूं कालिंद कूल कदम्ब की डारन। मतलब मुस्लिम हो के पहले तो ये कहा कि मेरा अगला जन्म हो मनुष्य के रूप में हो तो ग्वाल बालों के रूप में, पशु के रूप में हो तो नंद बाबा की गायों। हमारे हिस्टोरियन हैं, भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, अशफाकुल्ला खान साहब हो गए, ठाकुर रोशन सिंह हो गए, कितने लोगों ने मर्सी पिटीशन लिखे। जब हम भगत सिंह का मुकाबला सावरकर साहब से करते हैं तो उनके पक्ष में सबसे ज़्यादा अगर पल्ला मैं देखता हूं तो भगत सिंह का भारी निकलता है। इस बारे में आपका क्या कटाक्ष है? और जब आप गांधी जी की बात करते हैं, मेरा दूसरा सवाल मेरा दूसरा सवाल जो है आचार्य प्रमोद कृष्ण जी से है, क्या सावरकर के बहाने अब गांधी जी के ऊपर भी हमला होने वाला है? क्योंकि सरदार पटेल तो ये ले उठे, उसके बाद नेहरू को ये ले उठे, अब गांधी जी के ऊपर भी ये आ गए। ये गांधी जी को भी बता दें कि आरएसएस वादी हैं। पहले उदय भाई जवाब दे दें। उदय जी, देखो ऐसा है कि ये जो प्रयास है भगत सिंह को पिट करने का सावरकर के सामने, ये भी एक कॉन्स्पिरेसी का ही भाग है। ऑप्शन था माफीनामा लिखने का, भगत सिंह के पास भी ऑप्शन था माफीनामा लिखने का, लेकिन भगत सिंह ने नहीं लिखे, अशफाकुल्ला खान ने भी नहीं लिखे। फिर भगत सिंह राजदेव और राजगुरु सुखदेव सावरकर को मिलने क्यों गए थे? लेकिन उन्होंने क्यों कहा कि मैं मरना पसंद करता हूं, ये मेरे लिए मरने के लिए क्या काट सकते हैं? रबानी साहब नहीं, आप नहीं, भगत सिंह से तो कहा गया, भगत सिंह ने फांसी के फंदे को एक्सेप्ट किया, प्रेफर किया। ये तारीख में उनके स्टेटमेंट के बारे में क्या लिखा है? उनके पिताजी उनके पास के बारे में अच्छा लिखा है सब। देखिए, जो माफी की बात कही, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही, तो मैं ये भी कहूंगा दर्शकों से जाके चेक कर लीजिए कि सावरकर को सजा हुई 1910 में, फाइनली उनको सजा सुनाई गई 5 अप्रैल का महीना था, 4 या 5 अप्रैल 1911। उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडनबर्न, ब्रिटिश सरकार का सेक्रेटरी। तो माफी मांगने की जरूरत थी क्या? ब्रिटिश सरकार के बाबू के जूते तले तो बैठे हुए हो, उसके बाद माफी का सवाल ही कहां उठता है? दूसरी बात, 1914 का कांग्रेस का रिजोल्यूशन देखिए, जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू होता है, बाकायदा प्रस्ताव पारित करके ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया जा रहा है। मगर मैं उसमें भी गलत नहीं मानता हूं, उन्हें यह उम्मीद थी कि शायद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हमें वो देंगे, और मैं कोई आपत्ति नहीं करना चाहता। महात्मा गांधी ने लॉर्ड चेम्सफोर्ड को 22 जून 1920 को जो लेटर लिखा, उसके नीचे क्या वर्ड लिखा है मैं बोलना नहीं चाहता, अपने आप देखिएगा, जाके देख लीजिएगा। और अंत में मैं पूछता हूं, जब प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन 1937 में हुए, प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार बनी, केंद्र में ब्रिटिश सरकार थी, और 42 में भी। आज कोई शपथ लेता है तो कौन शपथ दिलाता है? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को। क्या कहता है? मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखूंगा। ये 37 और 42 की असेंबलीज में किसके प्रति निष्ठा की शपथ रखकर सत्ता में आए? एक और बात, जवाहरलाल नेहरू सितंबर 1946 में प्रधानमंत्री बने, 15 अगस्त 47 को नहीं, सितंबर 1946 में लॉर्ड माउंटबेटन ने शपथ दिलाई, ब्रिटिश क्राउन के प्रति निष्ठा की शपथ लेकर प्रधानमंत्री बने। और कई समाजवादियों में, जिसमें लोकनायक जयप्रकाश और कई समाजवादी नेता थे, जिन्होंने यह कह दिया कि हम नहीं शामिल होंगे क्योंकि क्राउन के प्रति निष्ठा। ब्रिटिश सरकार के बाबू के नीचे बैठे क्राउन की निष्ठा की शपथ लेने वाले आज पूछते हैं कि माफी की बात काहे करी जा रही है। मेरा कहना यह है कि जब मुगल इंडिया पे आए थे तो वो उन्होंने आक्रमण किया था इंडिया पे, और इंडिया के जितने भी राजा थे उनको उन्होंने लूटा। सुनिए,
उन्होंने उनका साथ नहीं दिया। दूसरा, यहाँ पे उन्होंने इस्लाम को भी लोगों को कन्वर्ट किया। तो कहने का मतलब है उनको ग्लोरीफाई किसने किया? ये कौन ग्लोरीफाई कह रहे बेसिकली लुटेरों को, चोरों को ग्लोरीफाई करने की जरूरत क्या है? काम कौन कर रहा है? दूसरा, जितने भी भारत के जितने भी देशभक्त थे उन सबकी जो पॉजिटिव पार्ट थे उनको दबा दिया गया। तो ये सारा काम किसने किया? मेरा देखिए, एक भारतीय जनता का जो एक पॉइंट है, देश की जनता का जो एक पॉइंट है, उसको समझने की कोशिश करिए। आप अकबर दी ग्रेट लिखना चाहते हैं, लिखें, लेकिन सावरकर को गद्दार कैसे लिख सकते हैं? और तो और पॉइंट यह है कि आप औरंगजेब को, जिसने सिख गुरुओं का नरसंहार किया, यानी सिख गुरुओं की गर्दनें उड़ा दी, शीशगंज गुरुद्वारा अभी भी है दिल्ली के चांदनी चौक के अंदर, और जिन्होंने इतना कत्ले आम किया, इतना धर्म परिवर्तन किया, उनके बारे में कौन लिखता है? आप मुझे बताइए, आपके मकान को कोई लूटे, आपका कोई धर्म बदलवाए, उसकी तख्ती आपके बच्चे अगर लगा ले तो आपके दिल पे क्या गुजरेगी? वही एक हिंदुस्तानी के दिल पे गुजरती है। थोड़ा सा जब वो औरंगजेब रोड से निकलता है, जब वो बाबर रोड से निकलता है, जब वो तुगलक रोड से निकलता है। आपका सबमिशन लंबा हो गया है जी। देखिए, 3 यहाँ पर मेरे अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट भारत के लोग खड़े हैं, जो ये कांग्रेस बीजेपी नहीं, ये लर्नर्ड लोग हैं, ये नॉलेज है, हाईली नॉलेजेबल। सुधांशु की मैं बहुत इज्जत करता हूँ इख्तलाफ के बावजूद, प्रमोद जी, और ये बहुत लर्नर्ड लोग हैं, लेकिन जो सार निकल के आ रहा है, मैं तो स्टूडेंट हूँ, छोटा सा एक विद्यार्थी हूँ मैं इन लोगों के मुकाबले, जितना बड़ा इनका इल्म है, लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ इन लोगों की गुफ्तगू से, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हमने इस देश में फ्रीडम स्ट्रगल जो है, जो लड़ा है 100-125 साल, वो फ्रीडम स्ट्रगल ब्रिटिशर से आज़ादी की जद्दोजहद हमने नहीं की, हमने मुसलमान काल से, मुस्लिम काल से जद्दोजहद की लड़ाई लड़ी है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो आरएसएस हो, चाहे वो हिंदू महासभा हो। देश को अंग्रेजों से लड़ाने की, बचाने की हमने जंग नहीं लड़ी, मुसलमान काल से निकलने की जंग लड़ी गई है, मुसलमानों के खिलाफ ये जंग यहाँ इस पूरे देश में लड़ी गई है, और इस पर शोध की जरूरत है, इस पर पूरे के पूरे तरीके से जंगे आजादी को रिविजिट करने की, रीराइट करने की पूरे तौर पर जरूरत है। एक मिनट, एक वाक्य कहना चाहूंगा। जिन्होंने कहा मैं आपसे पुरजोर इख्तलाफ रखता हूं, प्रबल विरोध रखना चाहिए, बता रहा हूं क्यों। यह बताइए, ब्रिटिश रूल क्या क्रिश्चियन काल था? अगर ब्रिटिश रूल क्रिश्चियन काल नहीं है तो मुगल रूल मुस्लिम काल कैसे हो गया? भाई, मुगलों की वल्दियत शुरू होती है बाबर से। बाबर की मां मंगोल और बाप उज्बेक था। आज किसी मुसलमान के डीएनए का कोई मंगोल और उज्बेक डीएनए से कनेक्शन नहीं है। और मैं बता रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के बाद जितने मुगल बादशाह हुए, यानी जिनको आप मुस्लिम बादशाह कहते हैं, सबने बगदाद के खलीफा का खुतबा पढ़ के उसके बिहाफ पे शासन किया है। जैसे जितने वाइस रॉय हुए वो सब ब्रिटिश क्राउन के रिप्रेजेंटेटिव बन के शासन के, विदेशी शासन ये भी था, विदेशी शासन वो भी था। वो तो अगर ये नहीं कहते, आज भारत का क्रिश्चियन नहीं कहता कि ब्रिटिश शासन हमारा था, तो भारत का मुसलमान क्यों कहता है कि मुगलों खिलजी का शासन हमारा? नहीं, वो सारे के सारे क्या उन्होंने मिशनरीज क्रिएट नहीं की? हम इसीलिए कहते हैं आप ब्रिटिशर्स के हिमायती रहे, इसीलिए कहा ब्रिटिशर्स को आप तनख्वाह लेते रहे। मास्क ऊपर करिए अपना। जी जी अमीश जी, हमें दुख है इस बात का कि कांग्रेस लगातार सत्ता में रही। आज पिछले 7 सालों से बीजेपी और इसके पहले अटल जी की सरकार थी, लेकिन शिक्षा व्यवस्था के ऊपर हम देखना चाहते हैं आज युवा और हमारे जो आने वाली पीढ़ी वो क्या किसके बारे में पढ़ना चाहते हैं। वो मोहम्मद खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक या बख्तियार खिलजी, इसके बारे में जानना चाहते हैं, बाबर के बारे में, अकबर के बारे में, औरंगजेब के बारे में, जो आक्रांता थे, जो लुटेरा थे। जब हम दिल्ली के रास्ते से गुजरते हैं तो हमें दर्द होता है कि इन आक्रांताओं, इन लुटेरों के नाम पे अभी भी रोड है। इसके पहले किसकी सरकार थी? आखिर जिम्मेदार कौन है? आज आचार्य प्रमोद कृष्णन ये तो आचार्य हैं, या आचरण की बात करते हैं, तो थोड़ा आचरण मैं सोचता हूँ कि राहुल गांधी को भी ये दे दें। अभी तस्लीम रहमानी जो साहब हैं, ये राम के ऊपर आप कटाक्ष करते हैं। क्या कभी किसी हिंदू नेता ने क्या मोहम्मद साहब के ऊपर कभी टिप्पणी करी है? यदि टिप्पणी करी है, उसका क्या आपने फ्रांस में आपने देखा होगा जो कर रहे हैं उनका महिमा मंडन किया जा रहा है, वो तो मंत्री बन रहा है। खमियाजा किस तरह से भुगतना पड़ता है? आपने बोल दिया कि भगवान राम के पिता का हरम था, बोला आपने, इसी कार्यक्रम में बोला। क्या ये हिस्ट्री नहीं है? ये बहुत गलत तारीख पे बात करना चाहते हो तो तारीख आपने बोला आपको ईमानदार बोला हरम तारीख के बारे में। अगर आप तारीख की बात कर रहे करते हैं, क्या किसी मोहम्मद साहब के बारे में किसी ने किसी धर्म के बारे में कहा? अभी उनका महिमा मंडन हो रहा है, भगवान राम आप उसको छोड़ दीजिए। अगर आप तारीख की बात कर रहे हैं, बोलना गलत नहीं है, कोई बोलेगा तो कमलेश तिवारी की तरह उसकी गर्दन उड़ा दी जाएगी। देखिए, मैं एक बात बताऊं, जी, जो लोग इस तरह की बात भगवान राम और दशरथ जी के बारे में कहते हैं,
प्रॉब्लम जानते क्या है, हमारे यहाँ ये कोई कहानी नहीं है, हमारे यहाँ ये इतिहास है, परंतु ये बहुत ही डीप फिलॉसफी का कोडिफाइड रिप्रेजेंटेशन है। कभी आपने सुना, सोचा, अभी विजयदशमी का पर्व गया है, दशानन रावण का पुतला जलाया जाता है। रावण के 10 ही सिर क्यों थे भाई, 15 या 20 क्यों नहीं? और 10 सिर थे तो उसका नाम दशानन क्यों, 10 मुख वाला क्यों नहीं? 10 शीश, 10 ग्रीव, 10 कंधर, 10 कुछ भी कह सकते थे। और रावण का एक सर कटता था, दूसरा क्यों उगाता था? ये कहानी नहीं है। 10 सिर 10 इंद्रियों के प्रतीक है। दशानन 10 इंद्रियों के बहिर्मुखी पिपासा का प्रतीक है। एक इंद्री की इच्छा पूरी करो, तुरंत दूसरी आती, भगवान भी नहीं रोक सकते, इसीलिए राम भी उसका सर काट कर नहीं रोक पा रहे थे। और राम वह डिवाइन एलिमेंट है। वो डिवाइन एलिमेंट का पिता कौन है? दशरथ। जो 10 इंद्रियों को रथेगा तो हृदय में वह दैवीय तत्व पैदा होगा, जो 10 इंद्रियों के बहिर्मुखी पिपासा को बेसिक एलिमेंट पढ़ा नहीं, जैसे कोई फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ना पढ़े और इंजीनियरिंग के बारे में व्याख्या। इसलिए जो इन्होंने बोला वो इनके रहमानी साहब देखिए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट रहमानी साहब, आचार्य जी काफी देर से अपनी टर्न का वेट, उदय भाई आचार्य जी काफी देर से अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, उनको वो बोलने फिर आप बोलेगा। अच्छा आचार्य जी, आप हाथ लगातार खड़ा कर रहे थे, आपसे एक सवाल भी आया, आप तो मान रहे हो उस बात को, लेकिन कांग्रेस, आज के युग की कांग्रेस उस बात को नहीं मानती, राहुल जी उस बात को नहीं मानते। जब आप सावरकर को गद्दार बोलते हैं तो फिर आप मुझे बताइए शिवसेना के साथ मिलकर सरकार क्यों चलाते हैं? सर आपने अपनी बात को रखा, उदय भाई बोलिए। देखिए, एक तो सुधांशु जी की बातों में आज पहली बार मुझे बड़ा विरोधाभास नजर आ रहा है। पहली बात, इन्होंने कह दिया साहब, उनको क्योंकि ब्रिटिशर ये थे, लड़ फलाना था, ढिमाका था, हुक्मरानों के सामने उनके गिड़गिड़ाते थे, तो चिट्ठी लिखने की जरूरत क्या थी? एक तरफ तो ये कह रहे हैं, दूसरा सावरकर जी की दया याचिका पर भी बात हो रही है। पर मैं एक सुधांशु जी से बड़ा विनम्रता से कहना चाहता हूँ, बार बार आप कह रहे हैं कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया, कांग्रेस ने इतिहास बदल दिया। अरे कांग्रेस ने इतिहास नहीं बदला, कांग्रेस ने भूगोल बदल दिया। इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे, आपने क्या किया? आपने जिन्ना की, अरे आपने क्या किया? जिन्ना की मजार पर सजदा किया है, वो कौन थे? दूसरी बात सुनिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट, आप बार बार भाषण को प्रवचन बना रहे हैं। मुझे आप बताइएगा, आपका लक्ष्य क्या है? क्या ये जो मुगलिया सल्तनत 800 साल इस देश पे इसने राज किया, तो ये कांग्रेस ने राज करा दिया? क्या बाबर को कांग्रेस लाई? तब कांग्रेस थी क्या? औरंगजेब को कांग्रेस लाई? शेरशाह सूरी को कांग्रेस लाई? अलाउद्दीन खिलजी कांग्रेस की पैदाइश है? मुझे आप बताइए, अंग्रेजों से जब लड़ाई लड़ी गई तो भारत और आज का पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब भारत था। जब भारत था, भगत सिंह की पैदाइश कहां हुई? आज जहां पाकिस्तान में। आज मुझे बताइए, जब हम सब ने मिलकर के एक लड़ाई लड़ी और देश को आजाद कराया, तो जब देश आजाद हो गया उसके बाद से आप कह रहे हैं इतिहास बदला गया, इतिहास बदला गया। भाई आपको पता कब चला? पंडित अटल बिहारी वाजपेयी तो 6 साल आपके प्रधानमंत्री थे, क्या उन्हें तब नहीं पता चला? और जब बदला गया, उस समय तो चेंज किया गया। एक सेकंड, और अब आपको 7 साल से अब पता चल रहा है। अगर इतिहास किसी ने बदला है तो उसने देश के खिलाफ काम किया है। आप उसको एनए से लगा के बंद करिएगा। करते क्यों नहीं है? आप हिंदू मुसलमान, मुगलों से आप कांग्रेस की तुलना करते हैं। क्या मुगल इस देश का हीरो हो सकता है? नहीं, हमारा हीरो बाबर नहीं है, हमारा हीरो राणा प्रताप है, हमारा हीरो शिवाजी है, हमारा हीरो अशफाक है, हमारा हीरो भगत सिंह है, हमारा हीरो गांधी है। कैसी बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं? कैसी बात करते हैं आप? कैसी बात करते हैं आप? सुनिए, ये वही कैसी बात? सुनिए, हमारा हीरो बाबर नहीं है, हमारा हीरो औरंगजेब नहीं है। ये राहुल गांधी को बोलिए, एक सेकंड ऑडियो देखिए। ये कहता हूँ आजादी की जंग नहीं है, हिंदुत्व के अपने बीच में कांग्रेस लड़ रही थी। अब हिंदू रहमानी साहब देखिए, अब आप अनफेयर कर रहे हैं, अब आप अनफेयर कर रहे हैं रहमानी साहब। ठीक है, अब उदय बोरकर की बारी है, अब आप अनफेयर कर रहे हैं। देखिए, आजादी की जंग नहीं लड़ी गई, आपको और इस पर बहस होनी चाहिए इस देश में। अच्छा ठीक है, कांग्रेस हिंदुत्व की जंग लड़ रही थी या आजादी की जंग लड़ रही थी? ये बहस का मुद्दा है। ठीक है, जवाब ले लेंगे। पहले मैं आचार्य की बात करूंगा कि वो जो कह रहे हैं वो बिल्कुल उनकी पार्टी के जो विद्वान होते हैं लोगों के, उससे बिल्कुल विरोधाभास है इसके अंदर। एक तरीके से व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न किया जा रहा है इस मंच का उपयोग करके। दूसरी बात, रहमानी साहब को बड़ा बुरा लगा मैंने जब देखिए, आप इतिहास को बदलने का प्रयास उदय जी आप कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। मैं इतिहास को स्वीकार करने की बात कर रहा हूं। मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार करता हूं। क्या आप उनकी दया याचिका को स्वीकार नहीं करते? मैं स्वीकार नहीं, उन्होंने स्वीकार नहीं करता। आप उसको एक परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा। आप ये कहना चाहते हैं, नहीं, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सावरकर जी ने दया की चिट्ठी नहीं लिखी?
मेरी बात नहीं, सावरकर लिखी या को- नहीं लिखी? मेरा मुद्दा वो नहीं, है नहीं, उदय जी बताइए, लिखी या नहीं लिखी? सावरकर को आप गांधी के ना, मुंह ना, से ना, नहीं ना, बोल ना, सकते। सवाल नहीं है। मैं सावरकर के योगदान को स्वीकार कर रहा सवाल ही बात। हूं। आप उस इतिहास को स्वीकार करना क्यों नहीं आप चाहते? सावरकर की योगदान इसलिए स्वीकार नहीं, मैं कर रहे हैं कि स्वीकार आज कर रहा हूं। सावरकर की डिमांड बढ़ गई है। नहीं, 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 ये सब वाहियात आपके वाहियात बात नेता है। का No, 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 नहीं ये वाहियात बता रहे। बात आपके है। नेता और वाहियात बात है। ये वाहियात बात है। I do not agree with you. I do not agree राहुल with गांधी you. क्यों I नहीं do करते? not agree with राहुल you. गांधी I क्यों do नहीं not करते? agree राहुल with you. गांधी क्यों नहीं I do करते? not agree राहुल with you. गांधी क्यों नहीं I do करते? not agree जवाब with you. दीजिए ना। वाहियात बात है। राहुल गांधी क्यों नहीं करते? आप खुद कोट कर रहे हैं और एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। अच्छा देखिए मर्यादित आचरण मर्यादित आचरण मर्यादित आचरण प्रचार के लिए क्लीवेज मैंने ये कहा है। ये था मैंने परिपेक्ष। सावरकर के ये योगदान ये को भाई साहब स्वीकार किया। देखिए लेकिन देखिए ऐसे बोलिए, ये परिपेक्ष एक एक करके मैंने ये पूछा आपसे, विनम्रता से पूछा। नेता कर रहे हैं जिस पार्टी में आपके नेता कर रहे हैं, आइए आप जी 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 जो पार्टी में आप हैं, आपके नेता कर रहे हैं, इसको स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, आप ठीक है। इसका मंच का उपयोग करके आप पार्टी को व्हाइट वॉश करने का प्रयत्न कर रहे हो। लिसन, हमारी पार्टी के अंदर लोकतंत्र है, जिसकी जैसी मर्जी वो बोल सकता है। वाह ऐसा कमाल का लोग नहीं। सुधांशु जी जो ये बोल रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं, इन्होंने कहा बाबर हमारा हीरो नहीं है, तो बाबरी मस्जिद हम दोबारा बनवाएंगे, ये तो नरसिम्हा राव ने कहा प्रधानमंत्री। आप बड़े कि वो बड़े? अब सुनिए, बाबरी मस्जिद अपनी टर्न पे आप अपनी टर्न पे शहीद भी तो अरे सुनिए नरसिम्हा राव ने भाई, करवाई थी। पता नहीं बाबर का नाम आते या परेशान हो जाते हैं बड़ा। बाबर को नहीं, बाबरी मस्जिद पे परेशान बाबरी होते हैं। मस्जिद हम जिंदगी दोबारा भर होंगी। बनवाएंगे। आइंदा नस्लें भी होंगी। सिर्फ क्या मैं होंगी अकेला नस्लें, नहीं। क्या होंगी? आइंदा नस्लें भी परेशान होंगी। बाबरी मस्जिद को शहीद इन लोगों ने किया और राम से इन्होंने किया, उन्होंने भगवान बनवाया। राम का भारत से वाह, क्या बात है, जुड़ा क्या है। बात है, क्या बात है। भगवान राम का भारत से जुड़ा है या बाबर का भारत से जुड़ा अमीश है? देवगन, धन्यवाद। नहीं। सुधांशु जी कहते हैं कि कांग्रेस बाबरी है और तस्लीम रहमानी कहते हैं बाबरी मस्जिद कांग्रेस ने तुड़वाई। वाह, क्या क्यों नहीं बात है। तुड़वाई? ठीक है, ठीक है। क्या ये नहीं, फैक्ट सुनिए। है? अच्छा, ठीक दुनिया है। नहीं और जानती। बाबरी मस्जिद दोबारा बनवाऊंगा, ये मुलायम सिंह यादव ने बोला 1993 में, जब सपा बसपा कांग्रेस आई, सारे मौसेरे भाई मिलकर वो सरकार सारी चला रहे। पॉलिटिकल पार्टीज ने बोला। अब इतना ही नहीं, सुनिए, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी का वकील कौन था? कपिल सिब्बल। अब बाबर से कोई मतलब नहीं है, इतनी जनता बेवकूफ नहीं है मान्यवर, ये अच्छी तरह। दूसरी बात, इन्होंने बड़ी अच्छी बात कही, स्वतंत्रता संग्राम सबने लड़ा, वीर सावरकर को काला पानी हुई थी। मैं आचार्य जी से ही नहीं, तस्लीम रहमानी जी से नहीं, आप सबसे कहता हूं, एक कांग्रेस का नेता बताइए इसको काला पानी हुआ हो। आई एग्री। एक कांग्रेस का नेता बताइए जो ब्रिटिश सरकार में फांसी चढ़ाया गया हो। एक कांग्रेस का नेता बताइए, अध्यक्ष स्तर का बड़ा नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता तो जो पुलिस की गोली से मारा गया हो। लाला लाजपत राय को छोड़कर एक कांग्रेस का नेता बताइए जिसको डंडों से भी मारा गया हो और उसकी जान चली गई हो। उनके भी नाम बताइए। और जो लड़े नहीं, जो फांसी नहीं चढ़े, जो काला पानी नहीं गए, वही स्वतंत्रता के सबसे बड़े सरमाएदार हो गए हैं। इसे कहावत ये कहते हैं कि नौरंगे सियासते दौरा, तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। उनके भी नाम बताइए जो लोग शहीद हुए, हजारों लोग शहीद हुए। बिल्कुल आखिरी उनके भी 8-10 के नाम बताइए आप। बिल्कुल आखिरी दौर की है, आखिरी के 2.5 मिनट है। मैं चाहता हूं कि शांति से सब अपने अपने वक्तव्य को रखें जो आज का विषय है। जब हम बात करते हैं, जब हम सवाल पूछते हैं इस चर्चा के अंदर, मैं व्यूअर्स से भी बात कर रहा हूं, सोशल मीडिया के हैंडल से, चाहे वो कू ऐप हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे वो फेसबुक हो, इस पर अपनी राय जरूर रखिए कि हम मुगलों का तो गुणगान कर रहे हैं लेकिन राष्ट्रभक्तों का अपमान कर रहे हैं। जब हम विषय को लेकर आते हैं तब सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? मैं उदय भाई आपसे शुरू करता हूं इस आखिरी दौर की चर्चा। मुगलों का गुणगान, देशभक्तों का अपमान, पहले पॉइंट क्या आता है आपके? ये भारत के 70 साल की कहानी है, आजाद भारत की, कि मुस्लिम आक्रमणकार आए थे, मुगल नहीं, उनके पहले के भी, उनके गुणगान, उनके जो अत्याचार थे उनको ढांकने का प्रयास, और बाद में हमारे जो हीरो हैं, मतलब राणा प्रताप और शिवाजी जितने महान व्यक्ति, महान हस्तियां, उनको 2 पेज में निपटा देता है। और बाद में जो लास्ट टेन्योर था यूपीए का, उसके अंदर तो राणा प्रताप को हटा ही दिया गया 6ठी क्लास की हिस्ट्री में से। तो ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है सांस्कृतिक गौरव को दबाने की। देखिए, ना तो ये हिंदू मुसलमान का विषय है, ना ही ये किसी और विषय, ना तो ये राजनीतिक विषय है, लेकिन ये विषय है हमारे बच्चों के भविष्य का। क्या हम अपने बच्चों का भविष्य ऐसा बनाना चाहते हैं जिसमें हम देशभक्तों का अपमान कर रहे हैं और आक्रांताओं का गुणगान कर रहे हैं जो हमें लूटने के लिए आए, जो लुटेरे थे इस देश के? देखिए अमीश देवगन, आचार्य जी, अमीश देवगन, झगड़ा आपका मुगलों से है या इस देश के मुसलमानों से? एक तो ये फैसला करना पड़ेगा। देश के मुसलमान का मुगलों से कोई मतलब नहीं है। हाँ, मैं साफ कर देना चाहता हूं, जहां तक सवाल है हिंदुस्तान के मुसलमान का, देश की आज़ादी के बाद से मुझे नहीं लगता किसी मुसलमान का आइडियल और हीरो औरंगजेब और बाबर
और महमूद गजनवी हैं। क्या आपके सामने बाबर देवबंद मदरसा के अंदर मुझे मेरी बात सामने पूरा करने आपके दो। देवबंदी मदरसा आप के किसी अंदर के बीच में नहीं औरंगजेब बोलते। को हजरत कहा जाता है, आप जी बोले। हजरत औरंगजेब। देवबंदी मदरसाओं में औरंगजेब को हजरत औरंगजेब कहा जाता है, आप चेक कर ले जाके। ठीक है, अगर देवबंदी मदरसा हिंदुस्तान के खिलाफ है तो मोदी जी के आप बहुत प्रिय हैं, उनसे कहिए मदरसे को बंद करा दीजिएगा। शिकायत हमसे कांग्रेस से क्यों कर रहे हैं आप कर दो ना वो काम। कांग्रेस ने उसका नहीं आप करिए, आप बंद करा दीजिएगा, करा दीजिएगा। अब आप अपने पॉइंट करो। मैं एक बात कहना चाहता हूं सुधांशु जी से। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस जमाने में सैकड़ों करोड़ का उनका जो अपना घर था वो देश की आजादी के लिए दान दिया। किसी भाजपा के और संघ के नेता ने एक रुमाल भी दिया देश की आजादी में। देश की आजादी से पहले और देश की आजादी के बाद इंदिरा गांधी शहीद हुई, वो कांग्रेस की थी, बीजेपी की थोड़ी थी। महात्मा गांधी शहीद हुए, ललित माकन शहीद हुए, बेअंत सिंह शहीद हुए, हितेश्वर शैकिया शहीद हुए। इस देश में जितने कांग्रेसियों ने शहादत दी है, मुझे बताइए श्यामा प्रसाद मुखर्जी के अलावा कोई भाजपा का नेता आज तक शहीद क्यों नहीं हुआ? आप बनते हैं देशभक्त सर्टिफिकेट, राष्ट्रभक्ति का सर्टिफिकेट आप देने की बात करते हैं। ठीक है, आज आपका वक्त है, आप कर लो, लेकिन देश के इतिहास को बदलने की कोशिश आप कर रहे हैं। कांग्रेस ने देश के इतिहास से खिलवाड़ नहीं किया। अभी आचार्य जी ने बोला कि मोतीलाल नेहरू जी ने सैकड़ों करोड़ का मकान दे दिया, या अंग्रेजों के जमाने में अंग्रेजों से लड़ते हुए सैकड़ों करोड़ का मकान बनवा लिया। ये लड़ाई की हकीकत का पर्याप्त है। दूसरा, यह मामला हिंदू मुसलमान का नहीं है। मैं कहता हूं कि अगर मुस्लिम परंपरा में भी आप देखिए तो बुल्ले शाह, नजीब जलालाबादी, सैयद इब्राहिम रसखान, आलम शेख, दारा शिको, अशफाक उल्ला खां, वहां से आके ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान, अब्दुल हमीद, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, अबुल कलाम, कितनों के घर पे जाते हैं ये लोग। ये परंपरा क्यों नहीं समझ में आती है? बाबर, तुगलक, औरंगजेब, इशरत जहां, याकूब मेनन, सारी की सारी प्रॉब्लम यहां है। इसलिए मैं कह रहा हूं, हिंदू का इतिहास हो या मुसलमान का इतिहास, एक ही पंक्ति कहूंगा, कितना भी बदलने का प्रयास करो, इस मिट्टी में इतिहास लिखा रहता है कि हटा दो ये इतिहास झूठे तुम्हारे, यहां जर्रे जर्रे पे सच है लिखा रे। जो कोई किताबें न बानी कहेगी तो ये माटी सभी की कहानी कहेगी। क्योंकि इस कार्यक्रम में आपने बाबर के बारे में बहुत कुछ कहा, लेकिन देखिए 500 सालों तक एक इतिहास को छुपाया गया, 500 सालों तक एक इतिहास को दबाया गया, 500 सालों तक एक न्याय को लटकाया गया, लेकिन 500 साल बाद सत्य सामने आया। और नहीं सत्य सामने आया, सुनिए सत्य सामने आया, लेकिन दिक्कत यह है कि आप अपने आप को बाबर से जोड़ते हैं, लेकिन इस देश का मुसलमान अपने आप को अब्दुल कलाम के साथ जोड़ता है। इस देश का मुसलमान अपने आप को बिस्मिल्लाह खान के साथ जोड़ता है। समस्या तब होती है जब आप बाबर, औरंगजेब को तो हीरो मान लेते हैं और इन पर कुछ नहीं कहते। मैंने बिल्कुल शुरू में कहा कि मैं शख्सियात के साथ नहीं, भारत के साथ जुड़ा हूं, भारतीयता के साथ जुड़ा हुआ हूं। और मेरे लिए सबसे बड़ा गौरव और सम्मान यह है कि मैं भारत में पैदा हुआ हूं और भारत की मिट्टी में मरूंगा। कोई माइकल आज मुझे बाहर निकाल के खड़ा नहीं कर सकता। हाथ तोड़ दूंगा, खून कर दूंगा उन लोगों के जो भारतीयता को खत्म करेंगे, और बलिदान दे दूंगा अपना, उसी तरीके से जैसे मेरे और वीरों ने दिया है। आपके सावरकर जी ने बलिदान किया, आपने जब उन्होंने देख लिया कि मेरा कोई काम नहीं रहा, 1 फरवरी से उन्होंने अन्नदान किया था। अन्नदान कर दूंगा अगर देश के ऊपर कोई आँच आई, ये याद रखिए। लेकिन बाबर का नाम लेना बंद करिए। अब आखिरी बात कह रहा हूं, बाबर का नाम लेना बंद करिए। देश में सबसे बड़ा उपकार यही होगा। मैं फिलहाल बाबर का भी लूंगा, सावरकर का भी लूंगा, ठीक है, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, अब मेरा समय यहां पर समाप्त हो रहा है। फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही, लेकिन ये एक बड़ा प्रयास है, ये एक हमारा बड़ा प्रयास है कि देश का इतिहास जो है वो देश के हीरो के साथ लिखा जाए। यानी भारत का इतिहास बाबर, औरंगजेब, खिलजी या अहमद शाह अब्दाली नहीं है। भारत का इतिहास दारा शिको भी हैं, महाराणा प्रताप भी हैं, शिवाजी भी हैं, वीर सावरकर भी हैं और महात्मा गांधी भी हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़।